आज लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। स्वराज ने एक व्यक्ति को आपका जो हक है उसको मेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जन स्वराज की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। सुन रहे हैं ना प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जो बोल रहे हैं, अगर वो सच है तो क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के डर से ही हिना साहब और ओसामा साहब को आनन फानन में आरजेडी में शामिल कर लिया? क्योंकि जिस तरह से चर्चा थी कि हिना साहब और ओसामा साहब को बड़े तामझाम से आरजेडी में लाया जाएगा, उनकी जो वापसी होगी वो जोरदार तरीके से होगी और बिहार में एक मैसेज दिया जाएगा। लेकिन आनंद फानन में जल्दी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने हिना साहब और ओसामा साहब को बुला लिया और फिर दोनों आरजेडी में शामिल हो गए। और इसका मतलब ये हुआ कि अब आज से ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ओसामा साहब और हिना साहब को आरजेडी का कुछ काम भी सौंप देंगे। देखिए, पहले ये चर्चा थी कि उपचुनाव के बाद हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी में वापसी करेंगे और जब वापसी करेंगे तो बड़ा जोरदार तरीका होगा, बड़े ही तामझाम के साथ उन्हें वापस लाया जाएगा। क्योंकि जो हिना साहब और शहाबुद्दीन की ताकत है सिवान में, उस ताकत को दिखाया भी जाएगा। क्योंकि पिछले 4 चुनाव में हार के बाद राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ी है या बुलंद है, उसी तरह से बिहार में इस बात का फायदा आरजेडी भी उठाना चाहते थे कि हिना साहब शहाबुद्दीन के तरह ही मजबूती से है, ओसामा साहब मजबूती से है। इस बात को आरजेडी भी उसका कैश करना चाहती थी कि मुसलमान वोटों को एकजुट करने में फिर से शहाबुद्दीन परिवार का सहारा लिया जा सके। लेकिन उपचुनाव में जिस तरह से प्रशांत किशोर ने गेम किया है, जिस तरह से मुसलमान वोटों को लेकर उनको समझाने लगे थे और जिस तरह से मुसलमानों को उनकी बात बताने लगे थे, उससे आरजेडी डर तो नहीं गई। क्योंकि बेलागंज में उन्होंने अमजद मुखिया को चुनावी मैदान में उतारा है और जिस तरह से बेलागंज में मुसलमानों की गोलबंदी प्रशांत किशोर के पक्ष में होते हुए दिखाई दिया और जिस तरह से रामगढ़ में जाकर प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के बीच अपनी बातें रखी और जिस तरह से गोलबंदी दिख रही है, तो क्या इससे आरजेडी डर गई और उसे अपने आरजेडी का जो आधार वोट है, मुस्लिम वोट खिसकने का डर हो गया और इसलिए वो आनंद फानन में हिना साहब और ओसामा साहब को अपने पाले में लेकर आई। तो जो मामला, जो शामिल कराने की बात थोड़ी देर से होनी थी, वो पहले ही हो गई। क्या हड़बड़ी थी? यही हड़बड़ी थी कि यदि पहले नहीं होता है तो फिर मामला कहीं बिगड़ न जाए। और जिस उपचुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जाता है, यदि इसी में आरजेडी पिछड़ गई तो फिर आगे का क्या होगा? कहीं ये संदेश न चला जाए कि आरजेडी कमजोर पड़ रही है और मुस्लिम वोट छिटक रहा है। और इसीलिए हिना साहब और ओसामा साहब को लाया गया। देखिए, बातें चाहे जो, राजनीति गलियारों में चर्चा चाहे जो, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटों को अपने टारगेट में ले लिया है और कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी कि जिस जनसंख्या के हिसाब से आपका जितना जनसंख्या है, उसी के हिसाब से आपको सीट भी मिलेगा और उन मुसलमानों में से जो बेहतर मुस्लिम कैंडिडेट होगा उसको खोज कर
प्रशांत किशोर टिकट देंगे। और उपचुनाव में इस बात को उन्होंने साबित भी किया है कि बेलागंज, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग यादवों के बाद 62,000 के आसपास है, वहां से अपने मुस्लिम प्रत्याशी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है। और जब से अमजद मुखिया चुनावी मैदान में उतरे हैं तो ये संदेह होने लगा है कि कहीं बेलागंज में कोई खेल ना हो जाए। तो क्या इसी बात का डर था जिसके वजह से जो उपचुनाव के बाद में हिना साहब और ओसामा साहब का राजद में शामिल होने का कार्यक्रम था वो पहले हो गया? बातें आज से नहीं चल रही। हिना साहब और ओसामा साहब की वापसी, घर वापसी की जो बातें हो रही थी उसके कई कारण थे। पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, जब हिना साहब चुनावी मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरी थी तो हिना साहब को भी लगा था कि वो चुनाव इस बार जीत जाएंगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। हिना साहब भी चुनाव नहीं जीत पाई। और दूसरा, जो आरजेडी को लगता था कि शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर करके भी सिवान में राजनीति आरजेडी कर सकती है, तो उसे भी उसका लाभ मिला नहीं। जिसे उम्मीदवार बनाया अवध बिहारी चौधरी को, वो तीसरे स्थान पर चले गए, लुढ़क के पीछे चले गए। और तब शायद आरजेडी को भी इस बात का एहसास हुआ कि सिवान में आरजेडी की राजनीति में हिना साहब जरूरी है। और हिना साहब को भी लगा कि आरजेडी के बिना उनका आगे कुछ होने वाला नहीं है, और इसीलिए दोनों सहमत भी हुए। और तब जो एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, उनके आवास पर एक मीटिंग हुई जिसमें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों शामिल हुए। इधर से हिना साहब और ओसामा साहब शामिल हुए। तो इन सब के बाद जो बातें वो आगे बढ़ रही थी, तो उसका पूरा मामला यही था कि एक अच्छे माहौल में बड़े तामझाम के साथ एक ताकत दिखाते हुए एक सम्मानजनक तरीके से हिना साहब और ओसामा साहब आरजेडी में वापस लौटेंगे। और इसके लिए जो शर्तें थी वो ये थी कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से उनको टिकट मिलेगा, और दूसरा ये था कि जिस तरह से सिवान में हिना साहब जिसको चाहती थी उसे टिकट मिलता था, जिसे चाहती थी उसे टिकट नहीं मिलता था। समीकरणों को देखकर ही जो उनके कार्यकर्ता थे उन्हें उचित सम्मान मिलता था, तो वो हिना साहब चाहती थी। तो इस बात पर यदि सहमति बनी, और इस बात पर सहमति बनकर मामला आगे बढ़ रहा था, लेकिन ये आनन फानन में अचानक बड़ी तेजी के साथ, जिस बात की कोई चर्चा नहीं थी, उपचुनाव के ठीक पहले सादगी भरे माहौल में हिना साहब और ओसामा साहब को बुलाया जाता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोनों को आरजेडी में शामिल कर लिया जाता है। राबड़ी देवी के आवास पर दोनों लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की उपस्थिति में, जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी भी होते हैं और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी होते हैं, राजद के कई नेता होते हैं, और सिवान के आरजेडी के कार्यकर्ता होते हैं, हिना साहब के कार्यकर्ता होते हैं, आते हैं और सादगी ढंग से वो सब आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। तो यदि ये परिस्थितियां बनी, तो इन परिस्थितियों के पीछे क्या प्रशांत किशोर है? क्योंकि प्रशांत किशोर तो आज चीख चीख कर यही बात कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। हमारे साथ एक फोटो खींचकर आप फेसबुक पर डाल दीजिए। जिन नेताओं ने, राजद के नेताओं ने, बसपा के नेताओं ने आपको 5 बरस फोन नहीं किया होगा, कल 24 घंटा के अंदर फोन आएगा, अरे साहब आप नाराज क्यों हैं, प्रशांत किशोर से काहे नहीं गए। ये लोकतंत्र की ताकत है। आज लालू जी ने सभा करके किसी आपके समाज के एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया है। क्यों ज्वाइन कराया है? क्योंकि उन्होंने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। स्वराज ने एक व्यक्ति को, आपका जो हक है उसको मेला में जगह दी है। नतीजा ये है कि लालू जी और उनके बच्चे मिलकर अब मुस्लिम समाज के उस व्यक्ति को, उस परिवार को वापस ज्वाइन करा रहे हैं जिनके मैयत में भी जाना उन्होंने गवारा नहीं समझा था। ये जन स्वराज की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो मेरे भाई, वोट जिसको देना है दो,
लेकिन अपनी राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, तभी भला होगा। हमको आपका वोट नहीं चाहिए। वोट आप जिसको दीजिए, देना चाहते हैं दीजिए, हमें आपकी दुआ चाहिए, हमें आपके बच्चे चाहिए। आप अपने बच्चों को जनसुराज से जोड़िए। मेरी जो सलाहियत है, जो गरीब से गरीब का बच्चा भी है, अगर उसके पास साधन नहीं है, व्यवस्था नहीं है, प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है गांव गांव जाकर हम आपको अपने खर्चे से लड़ाएंगे भी और उसको तैयार भी करेंगे, राजनीतिक प्रशिक्षण भी देंगे और उसको चुनाव भी समय आने पर लड़ाएंगे। ये आपसे वादा करके जा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने जो कहा उस बात में दम है या नहीं दम है, ये तो आप पर निर्भर करता है। आप बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन एक तो बात तय है कि प्रशांत किशोर के आने के बाद आरजेडी को सबसे बड़ा झटका मुसलमानों के द्वारा ही हो सकता था। इस बात का एहसास आरजेडी को, तेजस्वी यादव को और लालू यादव को हो गया था और हो रहा है, क्योंकि उपचुनाव का परिणाम क्या होगा उस पर भी निर्भर करता है कि आखिर आरजेडी को प्रशांत किशोर से अपने वोटों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जिस मुस्लिम वोट पर डाका डालने के लिए प्रशांत किशोर रणनीति बना रहे हैं, उस डाके को लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कैसे बचाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।